बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम डिस्कस करेंगे जनाब सेक्शन 61 पब्लिक टू असिस्ट द अथॉरिटी एंड इट्स एम्प्लॉइज़ के जो पब्लिक होगी, पब्लिक इन जनरल, वो क्या करेगी, अथॉरिटी को और उसके एम्प्लॉइज़ जो होंगे, जो उसके मुलाजमीन होंगे, उनको भी असिस्ट करेगी। एवरी पर्सन इज़ बाउंड टू असिस्ट द अथॉरिटी एंड इट्स एम्प्लॉइज़ बाय, दो तरीक़ों से वो असिस्ट करेगी। नंबर 1, टेकिंग और प्रिवेंटिंग द एस्केप ऑफ एनी पर्सन, यानी कि कोई बंदा है वो भाग रहा है, जिसने कोई ऑफेंस किया है, तो उसको या तो पकड़ लेंगे या उसको रोकेंगे, प्रिवेंट करेंगे। एंड नंबर 2 है प्रिवेंटिंग ए ब्रीच ऑफ एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट और स्केड्यूल लॉज, या फिर इस एक्ट की या इसके स्केड्यूल लॉज की कोई वायलेशन हो रही है, कोई ब्रीच हो रहा है, तो उसको भी रोकेंगे। ये इनकी ड्यूटीज़ है पब्लिक की। 62 है पब्लिक टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ ऑफेंसेस रिक्वायरिंग इन्फोर्समेंट बाय द अथॉरिटी। अब ये पब्लिक की ये भी ड्यूटी है कि जनाब पब्लिक जो है वो इंफॉर्मेशन देगी ऑफेंसेस की जिनकी इन्फोर्समेंट अथॉरिटी के ज़िम्मे है। नंबर 1, एवरी पर्सन अवेयर ऑफ द कमीशन ऑफ और द इंटेंशन ऑफ any other person to commit any act which is an offence under the act or schedule laws shall forthwith give such information to the nearest enforcement station or any employee of the authority। यानी कि कोई भी बंदा है जो कि जानता है ये कि कोई भी जो है ऑफेंस कमिट होने वाला है, या किसी भी दूसरे बंदे की वो इंटेंशन को जानता है कि ये ऑफेंस कमिट करने जा रहा है, तो उसकी ये ड्यूटी है जनाब कि वो क्या करेगा, वो इन्फॉर्मेशन जल्द अज जल्द प्रोवाइड करेगा करीबी इन्फोर्समेंट स्टेशन में जाके, या किसी भी एम्प्लॉई के जो कि अथॉरिटी का एम्प्लॉई है। नंबर 2 है विदाउट प्रोजुडिस टू जनरलिटी ऑफ द सबसेक्शन 1, अ पर्सन इन द एरिया ऑफ द रेजिडेंस और वर्क, एक बंदा है जो कि वहाँ पे रिहाइश पजीर है या काम करता है, एज द केस में भी, शैल गिव द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन टू द नियरेस्ट इन्फॉर्मेशन स्टेशन। अब वहाँ पे जहाँ पे वो काम करता है या रहता है, वहाँ के जो करीबी जो इन्फोर्समेंट स्टेशन होगा, वहाँ पे वो जाके इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। ए, द परमानेंट और टेम्परेरी रेजिडेंस ऑफ द ऑफेंडर अंडर द एक्ट और स्केड्यूल लॉज, या तो वो अपनी परमानेंट या आर्जी जहाँ पे उसकी रिहाइश है वहाँ पे भी इंफॉर्मेशन दे सकता है। नंबर 2, any matter likely to affect the maintenance of supplies and services including essential commodities and safety of state property requiring enforcement under the एक्ट और स्केड्यूल लॉज, ये इन्फॉर्मेशन भी वो बंदा आके दे सकता है। थर्ड वन है एनी अदर मैटर एज मे बी नोटिफाइड बाय द अथॉरिटी। तो ये वाले जो सारे काम हैं ये किसकी ड्यूटी है, ये पब्लिक की ड्यूटी है कि इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे जाके नियरेस्ट इन्फोर्समेंट स्टेशन में। 63 है लोकल हेडमैन एंड चौकीदार टू असिस्ट द लोकल हेडमैन, चौकीदार एंड अदर विलेज ऑफिशियल्स ऑफ द ईच विलेज दह और मौज़ा एज द केस में भी, तमाम जो चौकीदार होंगे, हेडमैन होंगे या विलेज ऑफिशियल्स होंगे किसी भी गांव के, किसी भी डेरे के, किसी भी मौज़े के, तो उनकी ये ड्यूटी है, ठीक हो गया, कि जो भी ऑफिसर जो कि इस लॉ के अंदर अपॉइंट किए गए हैं, जो भी अथॉरिटी है या उसके एम्प्लॉइज़ हैं, उनको असिस्ट करें और तमाम जो इन्फॉर्मेशन है उनके लिए ज़रूरी है वो उनको प्रोवाइड करें। सेकंड वन है द लोकल हेडमैन, चौकीदार एंड द विलेज ऑफिसर ऑफ ईच विलेज दह और मौज़ा अपॉइंटेड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, और जो भी चौकीदार, हेडमैन या विलेज ऑफिशियल्स होंगे जो कि अपॉइंट किए गए हैं इस लॉ के अंदर या किसी भी लॉ के अंडर टाइम बीइंग इन फोर्स, वो क्या करेंगे, शैल रिपोर्ट इन राइटिंग ऑल ऑफेंसेस, तमाम ऑफेंसेस को रिपोर्ट करेंगे अंडर द एक्ट और द स्केड्यूल लॉज टू द नियरेस्ट इन्फोर्समेंट स्टेशन में जाके वो रिपोर्ट कर देंगे कि जनाब ये ऑफेंस हुए हैं। चैप्टर नंबर 16 है कॉस्ट, रिवार्ड एंड रिफंड्स के हवाले से। 64 डील करता है जनाब, सेक्शन 64 है कॉस्ट ऑफ इन्फोर्समेंट का। नंबर 1, द इन्फोर्समेंट ऑफिसर मे सेंड ए रिपोर्ट टू द हियरिंग ऑफिसर through SDO stating therein the cost incurred and reason for incurring the same for the enforcement purposes under the act। अब कोई भी इन्फोर्समेंट ऑफिसर है वो क्या करेगा, एक रिपोर्ट भेजेगा हेयरिंग ऑफिसर को SDO के ज़रिए से कि जनाब हमें ये जो है अखराजात, ख़र्चे जो हैं बर्दाश्त किए हैं, ठीक है, किसी भी इन्फोर्समेंट के हवाले से, तो हमें ये दिए जाएँ, ठीक हो गया। नंबर 2, दी SDO शैल सर्टिफाई, उसका सर्टिफिकेट जो SDO है वो जारी करेगा कॉस्ट का, इन्फोर्समेंट के जो बर्दाश्त की गई है, इन्फोर्समेंट के लिए जो इनकर की गई है। थर्ड,
द हेयरिंग ऑफिसर मे अप्रूव द कॉस्ट ऑफ द इन्फोर्समेंट आफ्टर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ हेयरिंग टू द ऑफेंडर। ऑफेंडर को जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर होगा वो सुनेगा और उसके बाद जो है अप्रूव कर देगा कॉस्ट को। नंबर 4, द कॉस्ट ऑफ द इन्फोर्समेंट शैल बी रिकवर्ड फ्राम द ऑफेंडर बाय द इन्फोर्समेंट ऑफिसर। अब जो इन्फोर्समेंट की जो कॉस्ट है वो ऑफेंडर के ज़रिए से जो है वो रिकवर की जाएगी। कौन रिकवर करेगा? इन्फोर्समेंट ऑफिसर उसको रिकवर करेगा। इन केस द ऑफेंडर डज नॉट पे द कॉस्ट एज डिटरमिन्ड। अच्छा जी, अब इसमें यह है कि ऑफेंडर जो है वो पे ही नहीं करता कॉस्ट को। द सेम शैल बी रिकवर्ड फ्राम ऑक्शन और सेल ऑफ कॉन्फिस्केटेड आर्टिकल्स और गुड्स। अब जो वो सेम कॉस्ट होगी वो रिकवर कर ली जाएगी, या तो उसके जो माल ज़ब्त किया है उसको सेल करके, ठीक हो गया, या उसकी बोली लगा के। इफ़ द कॉस्ट रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, अगर फिर भी जो कॉस्ट है वो मुकम्मल नहीं होती, द सेम शैल बी रिकवर्ड एज एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू, तो फिर जो बकिया एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू की मद में रिकवर कर ली जाएगी। 65 है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मे गेट द इन्वेस्टिगेशन कॉस्ट इन सच मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब। अब जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगा वो क्या करेगा? वो कॉस्ट को तमाम जो मैनर जो रूल्स में बता दिए गए उनके मुताबिक कॉस्ट को हासिल करेगा। 66 है रिवार्ड फॉर द एम्प्लॉइज। एनी एम्प्लॉय मे बी गिवन रिवार्ड इन एनी फॉर्म ऑन हिज मेरिटोरियस सर्विसेज और अचीवमेंट्स इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। तमाम जो एम्प्लॉइज़ हैं वो कोई ऐसा अच्छा काम करते हैं या अपनी जो सर्विसेज हैं और जो अपनी अचीवमेंट हैं इन दी परफॉर्मेंस ऑफ इस ड्यूटी वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की देते हैं, तो फिर क्या होगा? उनको डिपार्टमेंट की तरफ से एक रिवॉर्ड भी दिया जाएगा, और जो रिवॉर्ड होगा वो अकॉर्डिंग टू दी प्रेस्क्राइब्ड रूल्स होगा। नंबर 2, ए कंपनसेशन अमाउंट मे also be sanctioned in favor of an employee in case of any loss of his health। अगर दौरान सर्विस किसी भी एम्प्लॉय की किसी भी वो ऑपरेशन पे गए हैं, उनकी कोई हेल्थ डैमेज हुई है या उनकी वो शहीद हो गए हैं, तो फिर क्या होगा? उनको अलहदा से भी कुछ सैंक्शंस जो हैं, कुछ कंपनसेशन भी दिए जाएंगे जो कि रूल्स के मुताबिक होंगे। 66 है रिफंड ऑफ फाइन ऑन सक्सेसफुल रिप्रेजेंटेशन or an appeal as the case may be, the hearing officer shall refund the fine deposited in such manner as may be prescribed। अब जो है रिप्रेजेंटेशन किसी भी पर्सन की वो मुकम्मल होगी अपील में, ठीक हो गया। अब जो हेयरिंग ऑफिसर है उस रिप्रेजेंटेशन के लिए जो कंपनसेशन था उसको क्या कर सकता है? उसको रिफ़ंड कर सकता है, उसको वापस कर सकता है जो फ़ाइन जो डिपॉजिट हुआ था। 68 है रेंट ऑफ स्टेट प्रॉपर्टी। अब जो स्टेट है उसने कोई प्रॉपर्टी अपनी रेंट आउट की हुई है, अब उसका रेंट कैसे रिकवर किया जाएगा? बिसाइड अदर कॉस्ट एंड पेनल्टी, दूसरी कॉस्ट या पेनल्टीज़ के साथ साथ रेंट शैल आल्सो बी डिसाइडेड बाय द हेयरिंग ऑफिसर। हेयरिंग ऑफिसर ही रेंट को भी डिसाइड करेगा कि कितना रेंट होगा अगेंस्ट द इलीगल ऑक्यूपायर, जो कि इलीगल ऑक्यूपायर है उससे, ऑन द रिपोर्ट सबमिटेड बाय द SDO। अब इसके लिए जो एक रिपोर्ट होगी वो SDO सबमिट करेगा, प्रोवाइडेड दैट, उसमें यह लिखेगा जनाब, रेट ऑफ सच रेंट शैल बी एप्लीकेबल एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड फ्राम टाइम टू टाइम, जो कि टाइम टू टाइम रूल्स में प्रेस्क्राइब कर दिए गए हैं रेंट, उसके हवाले से एक रिपोर्ट भेजेगा SDO। नंबर 2, द रेंट शैल बी रिकवर्ड फ्राम इलीगल ऑक्यूपायर बाय द इन्फोर्समेंट ऑफिसर। एंड नेक्स्ट वन है, इफ़ द रेंट और कॉस्ट ऑफ इन्फोर्समेंट रिमेन्स अनसेटिस्फाइड द सेम शैल बी रिकवर्ड फ्राम एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू। ठीक हो गया जनाब, एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू से भी बाकी वो रिकवर कर ली जाएगी। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 17 है फाइनेंस अकाउंट्स एंड ऑडिट, कि किस तरह से फाइनेंस किया जाएगा पीरा को और उनके जो अकाउंट्स वगैरह हैं उनको कैसे मेंटेन किया जाएगा और ऑडिट कब कब होगा। 69 सेक्शन से ऑनवर्ड इसका जो है सेक्शन है। अब 69 को हम पढ़ते हैं तो वो है फंड्स के हवाले से। देयर शैल बी अ फंड एस्टेब्लिश फॉर द पर्पसेस ऑफ द एक्ट टू बी नोन एज द पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी फंड विच शैल वेस्ट इन बी एडमिनिस्टर्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द अथॉरिटी। अब ये जो अथॉरिटी होगी ये ही अपने फंड्स को जो है कंट्रोल भी करेगी। इसके अलावा नंबर 2 है द फंड शैल कंसिस्ट ऑफ एंड बी क्रेडिटेड
विद सच सम्स ऑफ मनी रिसीव्ड फ्राम। अब जो फ़ंड है वो मुश्तमिल होगा उस मनी पे और तमाम जो सम्स हैं, सम्स ऑफ मनी जो कि रिसीव्ड किए गए हैं फ्राम दी नंबर 1, ये सारी लिस्ट बता दी गई है। द गवर्नमेंट एज मे बी डिटर्मिन टू रिक्वायर फॉर द पर्पज़ ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट के लिए जो गवर्नमेंट मुनासिब समझेगी वो पीरा को फंड्स अलॉट करेगी। इंक्लूडिंग पेमेंट ऑफ रिवार्ड टू एम्प्लॉयज़, जिसमें एम्प्लॉयज़ का रिवार्ड भी शामिल होगा। रिवार्ड फॉर द विसल ब्लोअर, कॉस्ट ऑफ इन्फोर्समेंट, रिफंड ऑफ फाइन, any cost of welfare initiatives and other ancillary cost as may be permitted by the authority, and any receipt as may be approved by the government, ये भी फंड में शामिल होंगी। The fund shall be maintained in such form and manner as may be prescribed। नेक्स्ट है जी, no sum shall be drawn by the authorized officer or drawing or disbursing officer from the fund without prior approval of the authority। यानी कि अगर आपने फ़ंड निकालना है तो आपको प्रायर अप्रूवल चाहिए होगी, किसकी? अथॉरिटी की। नेक्स्ट है जी, अथॉरिटी में ऑथोराइज द हियरिंग ऑफिसर टू विदड्रा द फॉलोइंग एंड डिसबर्स एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। अब जो हियरिंग ऑफिसर होगा वो ऑथोराइज होगा, उसको अथॉरिटी जो है वो ऑथोराइज़ करेगी कि वो विदड्रा कर सकता है और डिसबर्स कर सकता है फंड्स को। ठीक है, किस लिए? रिवार्ड टू एम्प्लॉयज़, रिवार्ड फॉर द विसल ब्लोअर, एडवांस फॉर द कॉस्ट ऑफ इन्फोर्समेंट, रिफंड ऑफ फाइन, कॉस्ट ऑफ एनी परमिटेड वेलफेयर इनिशिएटिव्स बाय द अथॉरिटी, अदर एंसिलरी कॉस्ट एज मे बी परमिटेड बाय द अथॉरिटी। 6 है, इन केस ऑफ डेफिसिट रेवेन्यू ऑफ द अथॉरिटी द गवर्नमेंट शैल प्रोवाइड। अगर जो है रेवेन्यू अथॉरिटी का कम हो जाता है फिर क्या होगा? द गवर्नमेंट शैल प्रोवाइड फ्रॉम इट्स रेवेन्यू, अपने रेवेन्यू से और एनी अदर सोर्स या किसी दूसरे सोर्स से, सच सम एज मे बी नेसेसरी फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ फंक्शन ऑफ अथॉरिटी। अब अथॉरिटी के जो फंक्शन हैं उनको परफॉर्म करने के लिए जो फंड ज़रूरी होगा वो भी प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट है 70 अकाउंट्स। द अथॉरिटी शैल मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड रिलेटिंग टू इट्स फाइनेंशियल अफेयर्स। अब जो अथॉरिटी की जिम्मेदारी है कि तमाम खाते जो हैं उनको मेंटेन करेगी, इंक्लूडिंग इट्स इनकम, अपनी इनकम आमदनी के, अपने ख़र्चों के और अपने एसेट्स के, लाइबिलिटीज़ के, इन सच फॉर्म एंड मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब। 71 है बजट। द अथॉरिटी थ्रू इट्स ऑथोराइज्ड ऑफिसर शैल प्रिपेयर। अब जो अथॉरिटी है अपने ऑफिसर की मदद से क्या करेगी? प्रिपेयर करेगी इन सच मैनर एंड इन सच टाइम एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड ए बजट इन रिस्पेक्ट ऑफ नेक्स्ट इंश्योरिंग फाइनेंशियल ईयर। ठीक हो गया, अगले साल के लिए शोइंग एस्टिमेट रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर्स, अपनी तमाम आमदन को एस्टिमेट करेगी और अपने तमाम अखराजात को जो है वो क्या करेगी? एस्टिमेट या तखमीना लगाएगी। इंक्लूडिंग द इन्फोर्समेंट स्टेशन एंड शैल सबमिट द बजट टू द गवर्नमेंट फॉर अप्रूवल, और उसका जो बजट बनेगा वो अप्रूवल के लिए गवर्नमेंट को दे देगी। 72 है ऑडिट। द अकाउंट्स ऑफ अथॉरिटी शैल बी ऑडिटेड एनुअली। अब जो अकाउंट्स होंगे, जो खाते होंगे अथॉरिटी के, वो एनुअली ऑडिटेड होंगे बाय द ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान एंड सच क्वालिफाइड ऑडिटर और ऑडिट एजेंसी अपॉइंटेड विद द अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट। 73 है एनुअल रिपोर्ट। अब दी जो एनुअल रिपोर्ट है इसके बारे में क्या है? दी अथॉरिटी शैल विद इन 3 months ऑफ द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर। अब फाइनेंशियल ईयर जो है वो क्या है? वो क्लोज होने के 3 महीने के अंदर अंदर सबमिट टू द गवर्नमेंट एन एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट एंड द गवर्नमेंट शैल ले इट बिफोर द प्रोविंशियल असेंबली फॉर द पंजाब of the Punjab within 90 days of its receipt. The report shall consist of, अब रिपोर्ट में क्या क्या शामिल होगा? The statement of accounts and audited reports, and second one is a comprehensive statement of the work and activities of the authority। तमाम जो अथॉरिटीज़ के वर्क होंगे, जो एक्टिविटीज़ होंगी वो भी उस रिपोर्ट में लिख दी जाएंगी। एंड द इन्फोर्समेंट स्टेशंस ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, और पिछले साल के जितने भी इन्फोर्समेंट स्टेशन के मामलात हैं उनको भी लिख दिया जाएगा। एंड सच अदर मैटर एज मे बी प्रेस्क्राइब और एज द अथॉरिटी मे कंसिडर अप्रोप्रिएट, जो अथॉरिटी मुनासिब समझेगी उनको भी
जो है वो रिपोर्ट का पार्ट बना दिया जाएगा। अब लास्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 18 जो कि मिसलिनियस है। सेक्शन 74 है, इसका डेलीगेशन ऑफ पावर्स के साथ डील करता है। द अथॉरिटी मे बाई ऑर्डर डेलीगेट एनी ऑफ इट्स पावर्स। अब जो अथॉरिटी है वो अपनी पावर को डेलीगेट भी कर सकती है, अपनी फंक्शंस को भी डेलीगेट कर सकती है। किसको? बोर्ड को और अदर बॉडी को या एजेंसी को और कमेटी को ऑफ द गवर्नमेंट और एनी ऑफ इट्स मेंबर्स और एम्प्लॉयज़ को एज इट कंसिडर अप्रोप्रिएट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन, जैसे वो मुनासिब समझे। किसके लिए? इम्प्लीमेंटेशन के लिए ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड restrictions as may be specified in the order except the function to frame, amend और repeal the regulations। ठीक है, ये जो पावर्स हैं ये जो है डेलीगेट नहीं होंगी, इसके अलावा पावर्स जो हैं वो डेलीगेट होंगी। ये जो लिस्ट बता दी गई है इनके अलावा। फ्रेम, अमेंड और रिपील द रेगुलेशंस। नंबर 2 है फार्मूलेट और ग्रांट अप्रूवल फॉर द पॉलिसी, एनी पॉलिसी। अप्रूव द एनुअल रिपोर्ट, ग्रांट पावर्स टू अपॉइंट ए ड्राइंग और डिसबर्सिंग ऑफिसर, मेक एनी डिसीजन ऑन ऑडिट रिपोर्ट्स, डिटरमिन द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द सर्विस ऑफ एम्प्लॉयज़। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट ए कमेटी ऑफ द अथॉरिटी और फिल एनी वैकेंसी इन ए कमेटी। ये वाले काम जो है ये खुद करेगी जो होगी अथॉरिटी। इसके अलावा जो मामलात होंगे वो डेलीगेट कर दिए जाएंगे। इसके अलावा है सेक्शन नंबर 75 पब्लिक सर्वेंट्स। ऑल पर्सन एक्टिंग और परपोर्टिंग टू एक्ट अंडर द एक्ट शैल बी डीम्ड टू बी द पब्लिक सर्वेंट, shall be deemed to be the public servant। पब्लिक सर्वेंट 75 है। all persons acting or purporting to act under the act shall be deemed to be the public servant within the meaning of section 21 of the पाकिस्तान पेनल कोड। पाकिस्तान पेनल कोड में एक लिस्ट दे दी गई है कि जनाब ये बंदे जो हैं पब्लिक सर्वेंट होंगे। उसके मुताबिक और इस एक्ट के अंडर जो बंदे काम करेंगे वो तमाम पर्सन जो हैं वो क्या कहलाएंगे? वो पब्लिक सर्वेंट कहलाएंगे। 76 है इंडेमनिटी। नो सूट, प्रोसिक्यूशन और अदर लीगल प्रोसीडिंग्स शैल लाई अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ठीक है, कोई भी सूट है, प्रोसिक्यूशन है या अदर लीगल प्रोसीडिंग्स हैं वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं लाई कर सकती। द अथॉरिटी और इट्स मेंबर्स और बोर्ड और इट्स मेंबर्स और एम्प्लॉयज़ फॉर एनी डैमेज काज्ड और लाइकली टू बी काज्ड बाय एनी एक्ट और ओमिशन विच इज़ इन गुड फेथ। अगर कोई एम्प्लॉई ने, किसी बोर्ड ने कोई गुड फेथ में काम किया है, कोई एक्ट किया है, ठीक हो गया, उसके लिए आप किसी को सूट नहीं कर सकते। ठीक हो गया। डन और इंटेंडेड टू बी डन अंडर द एक्ट, रूल्स और रेगुलेशन, ये इंडेमनिटी है। सेक्शन 77 है ओवर राइडिंग इफेक्ट। द प्रोविजन ऑफ द एक्ट शैल बी रीड इन कंजंक्शन विद स्केड्यूल लॉज टू द एक्सटेंड प्रोवाइडेड अंडर द एक्ट। इसमें यही बताया गया है कि जनाब ये जो लॉ है ये बाकी तमाम जो स्केड्यूल लॉज हैं, जिसमें कॉलोनी एक्ट है हमारा, जिसमें हमारा होर्डिंग एक्ट है, उन तमाम पे ओवर राइडिंग इफ़ेक्ट रखता है। ठीक है, और इसको तमाम दूसरे लॉज के साथ मिला के पढ़ा जाएगा। एंड सेकंड वन इज़ नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग to the contrary contained in any other law for the time being in force, whether such law is mentioned in the schedule or not, the provision of the act shall take precedence over the provision of such other law। इसमें यही बताया गया कि जनाब इस लॉ की जो प्रोविजंस होंगी वो तमाम दूसरे लॉ पे जो हैं वो प्रेसिडेंस रखेंगे। नंबर 3 है इन द इवेंट ऑफ एनी कन्फ्लिक्ट और इनकन्सिस्टेंसी बिटवीन प्रोविजन ऑफ द एक्ट एंड प्रोविजंस ऑफ एनी अदर लॉ। जब भी कभी भी तजाद आ जाएगा दो कवानीन में, इस कानून की प्रोविजंस में जो हम पढ़ रहे हैं पीरा एक्ट और किसी और कानून में, तो फिर क्या होगा? द प्रोविजन ऑफ द एक्ट शैल टू द एक्सटेंट ऑफ सच कॉन्फ्लिक्ट और इनकन्सिस्टेंसी प्रिवेल। तो फिर वो कह रहे हैं कि इस एक्ट की जो पीरा एक्ट है इसकी प्रोविजंस जो हैं प्रिवेल करेंगी। नंबर 4 है एनी ऑर्डर मेड अंडर द एक्ट शैल हैव इफ़ेक्ट नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग। इस एक्ट के तहत कोई भी ऑर्डर जो पास किया जाएगा उसका इफ़ेक्ट होगा जनाब अदर दैन द एक्ट और एनी इंस्ट्रूमेंट हैविंग इफ़ेक्ट बाय विर्चू ऑफ एनी इनेक्टमेंट अदर दैन द एक्ट। ठीक हो गया। इसके अलावा 78 सेक्शन है, हमने आसान सा है।
पावर टू मेक रूल्स सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट द गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गज़ट मेक रूल्स फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट। ठीक हो गया, गवर्नमेंट के पास ये पावर है। 79 आ गया, पावर टू फ्रेम रेगुलेशंस, ये भी गवर्नमेंट की पावर है। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट एंड रूल्स द अथॉरिटी में फ्रेम रूल रेगुलेशंस एज मे बी नेसेसरी टू कैरी आउट द पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट। ये जो है अथॉरिटी की पावर आ गई कि वो रेगुलेशन फ्रेम कर सकती है। रूल्स गवर्नमेंट बनाएगी, रेगुलेशन जो हैं वो अथॉरिटी बनाएगी। एंड सेकंड क्लॉज इसकी है द गवर्नमेंट में डायरेक्ट द अथॉरिटी टू मॉडिफाई और अमिट रेगुलेशन। अब ये गवर्नमेंट जो है डायरेक्ट कर सकती है अथॉरिटी को कि जनाब आप इस कानून को अमिट कर दें और इसको मॉडिफाई या तब्दील कर दें। इन इट्स ओपिनियन इज़ रिपग्नेंट टू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। जो कानून गवर्नमेंट को लगे कि ये जनाब कवानीन जो मुख्तलिफ प्रोविजंस हैं इस एक्ट की उसके अगेंस्ट है, उसके रिपग्नेंट है। इसके अलावा जनाब पावर टू अमेंड स्केड्यूल द गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गज़ट अमेंड द स्केड्यूल। 81 है, गाइडलाइंस है। द अथॉरिटी मे विद प्रायर अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट इशू गाइडलाइंस इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द exercise of powers and performance of functions of its members and employees under the act, rules or regulations। अब ये अथॉरिटी के पास पावर है कि वो गवर्नमेंट की अप्रूवल लेके गाइडलाइंस इशू कर सकती है, इंक्लूडिंग 81 में गाइडलाइंस हैं। गाइडलाइंस ये हैं कि जो अथॉरिटी है वो गवर्नमेंट की प्रायर अप्रूवल लेगी, फिर वो ख़ुद ही गाइडलाइंस इशू करेगी अपने तमाम जो हैं एम्प्लॉइज़ के परफॉर्मेंस के लिए, अपने तमाम एम्प्लॉइज़ के मेंबर्स के फंक्शन के लिए। ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो अथॉरिटी बनाएगी गवर्नमेंट की अप्रूवल लेके। सेकंड है एनी वायलेशन ऑफ गाइडलाइन और कोड, या फिर गाइडलाइंस की यहाँ पे वायलेशन होती है या CRPC की वायलेशन होती है तो फिर क्या होगा, शैल बी रेफर टू द अथॉरिटी और टू अदर अथॉरिटी एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड फॉर द पर्पसेस ऑफ टेकिंग एक्शन इन अकॉर्डेंस विद लॉ। फिर क्या होगा कि जनाब वो जो वायलेशन है वो अथॉरिटी को रेफ़र कर दी जाएगी या फिर कोई दूसरी अथॉरिटी जो होगी जो कि रूल्स में लिख दी गई है उसको कि जनाब आप अकॉर्डिंग टू लॉ इस पे एक्शन लें। 82 है रिमूवल ऑफ डिफ़िकल्टीज़ इफ़ एनी डिफ़िकल्टी अराइजेज़ इन गिविंग इफ़ेक्ट टू एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। अगर इस कानून की किसी भी प्रोविजंस को इफ़ेक्ट में लाने के लिए कोई भी डिफ़िकल्टी आती है तो द गवर्नमेंट मे बाई नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गज़ट मेक सच ऑर्डर, ऐसा कोई ऑर्डर पास करेगी जो कि नॉट इनकन्सिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट होगा एज इट मे डीम नेसेसरी फॉर द पर्पज़ ऑफ रिमूविंग सच डिफ़िकल्टी। ऐसी डिफ़िकल्टी को रिमूव करने के लिए गवर्नमेंट कोई ऑर्डर पास कर देगी जो कि इनकन्सिस्टेंस नहीं होगा। ठीक है, इस प्रोविजंस के जो इस एक्ट की प्रोविजंस हैं उनके। इसके अलावा जनाब इसमें स्केड्यूल्स ऐड कर दिए गए हैं। स्केड्यूल्स को समझने के लिए उन्होंने कहा है कि आप सेक्शन 2(1) का RR देखें। ठीक है, सेक्शन 2 उसकी क्लॉज 1 और सब क्लॉज RR है। उसमें एक लिस्ट बता दी गई है कि जनाब जो ये लॉ ऐड किए गए हैं, जो ये लिस्ट ऐड की गई है, ये तमाम के तमाम जो हैं पीरा एक्ट के स्केड्यूल्ड लॉज कहलाएंगे, जिसमें द कॉलोनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट लैंड एक्ट है 1912 का, द पंजाब प्रिवेंशन ऑफ होर्डिंग एक्ट 2020, द पंजाब प्राइस कंट्रोल ऑफ इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 2024, द पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887, द पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967। ठीक है जनाब, इसमें उन्होंने ये भी लिखा है कि जब तक आप ये वाले एक्ट साथ में नहीं पढ़ेंगे तो आपको पीरा एक्ट समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। आप समझ सकते हैं हमने पूरा सेक्शन 1 से लेके 82 तक आज कंप्लीट कर लिया है। मैं मुकम्मल तौर पे ये सेटिस्फाइड हूँ कि अगर आप सेक्शन 1 से लेके पूरा ये जो प्ले लिस्ट है 82 तक ये देखते हैं तो मुझे कभी यकीन है कि आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। अगर फिर भी किसी भी पर्सन को कोई कन्फ्यूजन है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। साथ में मैं अपनी ईमेल भी अटैच कर दूंगा कि आप कोई भी डिफ़िकल्टी है, किसी किस्म की भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें। थैंक यू सो मच। इसके साथ साथ ना आप ये नीचे एक लाइन लिखी हुई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है MCQs के हवाले से। दिस एक्ट वाज पास्ड बाय द प्रोविंशियल असेंबली ऑफ द पंजाब ऑन 11 अक्टूबर 2024। ठीक हो गया। इसमें ये कह रहे हैं कि जनाब ये जो एक्ट है ये पंजाब असम्बली ने 11 अक्टूबर 2024 को पास किया
और इसको गवर्नर साहब ने असेंट दी 16 अक्टूबर 2024 को एंड वाज पब्लिश्ड इन दी पंजाब गज़ट डेटेड 17 अक्टूबर को ये गज़ट में पब्लिश हो गया। और इसके जो पेजेस हैं गज़ट में वो 1103 से लेके 1131 पेजेस तक हैं। ये इम्पोर्टेंट के ये MCQs के हवाले से इम्पोर्टेंट है, इसको आप ज़हन में रख लें। थैंक यू सो मच जी।